With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, you're warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss. हिनी की पोइट्री को समझने के लिए हमने इसको एज अ प्रोज राइटर भी पढ़ा है। हमने पार्ट 1 में हेनी को एज अ प्रोज राइटर भी पढ़ा है। आज हम इसकी पोइट्री के बारे में उसके असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, हेनी डिग्स इनटू द पास्ट विद हिज स्क्वैट। ये स्क्वैट का मतलब ये होता है कि झुकना, लोअर योरसेल्फ टू ग्राउंड। ठीक है, कि कोई चीज को डिग करना, किसके जरिए? पेन के जरिए। यानी पेन के जरिए वो क्या कर रहा है, वो पुरानी हिस्ट्री की बातों को वो डिग कर रहा है। जैसे उसने एक डिगिंग उसकी पोएम है, उसके अंदर वो रेफरेंस देता है कि मेरा फादर जो था ना, वो तो चीज़ों को डिग करता था। वो फार्मर था तो वो औजार के साथ चीज़ों को डिग करता था, लैंड को फर्टिलाइज करता था, और उन चीज़ों को पोटैटोस या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको क्या करता था, डिग करता था, डिग आउट करता था। तो मैं कहता पेन पकड़ूंगा और पेन के ज़रिए जो हिस्ट्री है और पुराना जो एंशियंट नॉलेज है उसको डिग आउट करूंगा। तो ये बताता है। अच्छा जी, देखें कुछ पॉइंट्स हैं हिनी से रिलेटेड, लिख लें, फिर उनको आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हिनी जो है, सीमस हिनी जो है 1939 में पैदा हुआ है। 2013 में इसकी डेथ हुई है। आयरिश पोइट है और आयरलैंड के नॉर्दर्न आयरलैंड एरिया में पैदा हुआ। और नॉर्दर्न आयरलैंड का मैंने पहले भी आपको बताया है, नॉर्दर्न आयरलैंड की सिचुएशन ये थी कि इसके ऊपर जो इंपीरियलिस्ट थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कब्जा किया था। ब्रिटानिया के लोग ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट हैं, बाइसेक्ट, और ये रोमन कैथोलिक मज़हब के लोग हैं आयरलैंड के। जब इन्होंने कब्जा किया तो आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका है उसमें मैक्सिमम जो हैं वो ब्रिटानिया के लोग जो हैं, उनके जो कबाइल थे वो आके आबाद हो गए। बरतानिया पे वो मसलसल उन्होंने कब्जा किए रखा, और वहाँ पे जो अक्सरियत थी नॉर्दर्न आयरलैंड की, उसको मिनॉरिटी में बदल दिया। बात समझ आ रही है आपको कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो रोमन कैथोलिक जो उनके इनहैबिटेंट थे, वहाँ पे उनको मार मार के भगा दिया या वहाँ पे काबज हो गए। तो मैक्सिमम वहाँ पे कौन बन गए? ब्रिटिश जो डिसेंडर थे या ब्रिटिश से जो आए हुए थे डिफरेंट ट्राइब्स, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। और डेफिनेटली वो फिर बरतानिया की बात करेंगे। अब एक जंग, गोरिल्ला जंग स्टार्ट होती है आयरलैंड के अंदर। 1922 में अल्टीमेट डिसाइड होता है कि इन दोनों कंट्रीज को डिफरेंट यानी अलग अलग कर दिया जाए। यानी इंग्लैंड को, पहले इंग्लैंड रूल कर रहा था। हमने जब जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा तो जोनाथन स्विफ्ट जब स्टार करता है उस वक्त के इंग्लैंड के ऊपर, तो आपको पता है कि वो डिस्कस करता है आयरलैंड को, क्योंकि वो आयरलैंड का रहने वाला था। कभी वो आयरलैंड जाता था, कभी इंग्लैंड आता था। जोनाथन स्विफ्ट को याद करें तो वो उस वक्त किस पे, क्वीन एन जो थी उस वक्त उसकी हुक्मरान थी जब हमने जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा, और उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज भी करता है। इवन के पोप जो है वो भी उसी एज का है, अलेक्जेंडर पोप को भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये एक आयरिश पोएट है और इसने मसलसल देखा है कि उसका कंट्री जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इम्पीरियलिस्ट रहा है। इम्पीरियलिस्ट क्या कर रहे हैं? वहाँ पे उनको मार रहे हैं, उनके घर को जला रहे हैं, और प्रोटेस्टेंट जो है उनको ग्रुप की शक्ल में आते हैं और मिनॉरिटीज़ को तंग करते हैं। और जो मिनॉरिटी है वो मसलसल वो ट्रबल और एगनीज और टॉर्चर का शिकार है। हमने देखा कि ब्रिटिश बरतानिया जो है टोटली सब्जुगेट किए हुए हैं उनको। और अब पोइट जो है, उस वक्त एक मसला आ रहा था कि पोइट्री जो थी वो वॉइस बन गई थी क्या, हैकलर की, प्रोपेगेंडिस्ट की, वेस्ट ऑफ टाइम, मदर ऑफ इवल, मदर ऑफ लाइज, ये सारा कुछ उसको कहा जा रहा था, जैसे फिलिप सिडनी के दौर में कहा जाता। तो हेनी ने कहा कि हेनी स्टेप्स फॉरवर्ड एंड ही स्टार्टेड राइटिंग रीड्रेस ऑफ पोइट्री। तो वो रीड्रेस ऑफ पोइट्री लिखता है। वो चाह रहा है कि वो डिफेंस में लिखेगा पोइट्री के, और पोइट्री को जो कहा जाता है कि ये एक हैकलर की वॉइस है, ये एजिटेटर करने वाले, लोगों को बुराई की तरफ या रेवोल्यूशन की तरफ उभारने वाले प्रोपेगेंडिस्ट या वॉइस ऑफ पॉलिटिशियंस या फिर जर्नलिस्ट
जर्नलिस्टिक व्यू पोइट्री में दिया जाता था, रियलिटी दिखाई जाती थी। तो पोइट्री क्या होनी चाहिए, जैसे आर्ट फॉर आर्ट से एक इंटरटेनमेंट की एक इंडस्ट्री है, ना कि ये कोई इंस्ट्रक्शन देने वाली, टीच करने वाली, रियलिटी बताने वाली। तो अब उसने पोइट्री, रीड्रेस ऑफ पोइट्री भी लिख दिया है, और साथ वो अपने कंट्री को भी, उसकी भी, डॉन ट्रोडन की, डिप्रेस्ड लोगों की, जो लोग सफरिंग में हैं, जो सब्जुगेटेड हैं, उनकी वॉइस भी बनना चाहता है। अब पोएट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है, लेकिन वो कहता है कि पोइट्री को सर्टन टेक्निक्स के ज़रिए अब लिखा जाए। वो अपने लोगों की वॉइस भी बनना चाहता है, तो वो क्या करता है, जर्नलाइजेशन का मेथड इस्तेमाल करता है। वो जर्नलाइजेशन इस्तेमाल करता है, वो यूनिवर्सलाइजेशन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो इस्तेमाल करता है सुपर नेचुरलिज्म को इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने कल भी बताया, चैरिटियर उसने कह दिया, ओ चैरिटियर्स, ओ इन्वेडर्स, कि पता ही नहीं चलता वो इन्वेडर्स को कह रहा है जिन्होंने सब्जुगेट किया उसके कंट्रीज़ को, उसके कंट्री को, उसकी बात कर रहा है, या वो जो छकड़ा चलाने वाले की किसी की बात कर रहा है, या सोवर। अब फार्मर को वो क्या कह देता है, फार्मर कहता है सोवर ऑफ सीड्स, सीड उगाने वाले फार्मर, ठीक है। वो फिर सिंबोलिज्म में बात कर देता है। वो फिर क्या करता है, सुपर नेचुरलिज्म शामिल कर देता है। अब टैंक आ रहे हैं तो उनको कहेगा मॉन्स्टर एंड स्फिंक्स, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर लैंड, दे आर थ्रोइंग फायर आउट ऑफ देयर माउथ। तो वो फायर अपने मुंह से निकाल रहे थे। वो मॉन्स्टर हैं, वो क्या हैं, वो चैरिटियर्स हैं, वो उनको कह देगा वो चैरिटियर्स हैं, वो मॉन्स्टर हैं, उनको कह देगा स्फिंक्स आ गई हैं। अब वो मिथोलॉजीज़ को यूज़ करेगा, एनेक्डोट का इस्तेमाल करेगा, बार्डिक एलिमेंट का इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद एफुलनेस क्रिएट करेगा। एफुलनेस का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस पोएट को समझने के लिए इसकी असाइनमेंट को लिखना इतना आसान नहीं है जब तक ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे। एनेक्डोट्स का मतलब होता है स्टोरी अंदर डाल देना। आपने देखा कि उसने एक्सप्लेन करना था किसको, टॉलैंड मैन की स्टोरी लेके, तो उसने आयरलैंड को साथ रिलेट किया है। तो इसका मतलब है कि वो स्टोरी उसने अंदर डाली है टॉलैंड मैन की, तो फिर उसके बाद उसको रिलेट किया है। इवन के जब वो साइकिल का बताता है कि द कॉन्स्टेबल कॉल्स जो उसने डिस्कस किया है, तो उसको भी उसने एक सिंबलिज्म में इस्तेमाल किया है। उसको वाजे उसने किसी का नहीं बताया कि उनके ऊपर जुल्म क्या कर रहा है। वो ऐसी जर्नलाइजेशन में बात करेगा जैसे जुल्म तो फ़लस्तीन में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो वो एक जर्नल सी बात कर रहा है कि 4 भाइयों को जैसे कहता है मारा गया, 4 ब्रदर्स वर किल्ड। तो उसने वाज़ह उनके नाम नहीं बताए कि उसका नाम ये है, अकरम है, असलम है, नईम है, उसने कोई नाम नहीं बताया। उसने 4 ब्रदर कह दिया, 4 ब्रदर को तो कहीं भी मारा गया होगा। तो फिर वो जर्नलाइजेशन के ज़रिए वो पोइट्री को अब पोलिटिकल जो एक सिनेरियो है वो भी उसके साथ शामिल नहीं करना चाह रहा, और बात भी करना चाह रहा है, तो वो जर्नलाइजेशन में कर देता है। क्योंकि जर्नलाइजेशन जो है वो तो अज़लों से चली आ रही है ये बातें। अगर देखा जाए तो पहले भी कोई हकीम, कोई डॉक्टर होता था तो उसकी बात जैसे चौसर ने कर दी थी, डॉक्टर की बात कर दी, लॉ ऑफ फिज़िक्स की बात कर दी, डॉक्टर ऑफ लॉ की बात कर दी, या आप कह लें कि क्लर्क की बात कर दी, या वकील एडवोकेट के बारे में बात करता है कि डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। आज भी आप किसी एडवोकेट के पास जाएं, एक दफ़ा मैं एक एडवोकेट के पास गया ऐसे ही, तो मुझे वहाँ पे चौसर याद आया कि वो कुछ नहीं कर रहा था, मुझे देख के उसने किताबें खोल ली। तो इस तरह होता है, ये एक यूनिवर्सलाइजेशन का एलिमेंट चौसर ने जैसे दिया है कि करैक्टर देखें इतने पुराने हैं लेकिन आज भी वैसे ही है। नन जो है उस वक्त भी होती थी, आज भी है, ये भी ऐसे करेगा। अब ये यूनिवर्सलाइजेशन उसके अंदर शामिल कर देगा। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है उसके अंदर छोटी छोटी स्टोरियाँ डाल दें। एफुलनेस का मतलब होता है कि उसमें फियर, खौफ, और फियर एंड फ्राइट, अफ्रेड कर देना, पढ़ने वाला खौफ ज़्यादा हो जाए कि पता नहीं क्या हो रहा है। मिस्टीरियसनेस, पुरस्रार बना देना उसको, ये भी सुपर नेचुरलिज्म ही अंदर डालना। मिथ मेकिंग टेक्निक, अब मिथ मेकिंग टेक्निक भी इसने इस्तेमाल की है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब पुराने दौर में यूँ होता था कि इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ होती थी, अब वो स्पेसिफिक एरिया में होती थी, अब
उस एरिया से दूसरे एरिया में जाना, एंशियंट ग्रीक्स क्या करते थे कि सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे। जैसे हमने कैंटरबरी टेल को पढ़ा, कैंटरबरी टेल के अंदर भी चौसर जिनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो वो एक ट्रैवल है, एक ट्रैवलॉग है वो भी। तो अब ट्रैवल करते करते वो अपने जो लेजेंड्स हैं या जो उनकी स्टोरीज़ हैं या उनके जो अबाउजदाद हैं, उनके फादर हैं या प्री डिसेसर हैं, उनकी स्टोरी उन्होंने सेव करनी है। तो उनके पास कोई रिटन स्क्रिप्ट तो अब था नहीं उस वक्त, यहाँ इतने पेजेस होते थे कि वो लिखी हुई चीज़ को सेव करके आगे पहुंचा दें। अब जो ईडीपस है, ये ईडीपस आप ये ना, ये कहीं ईडीपस का लिखा, ये उसका सोफोक्ली के हाथ का लिखा नहीं है हमारे पास। ये भी एक ड्रामा परफॉर्म किया था और ऐसे ये मिथ ही थी, किसी ने सुनाई, मिथ आगे चलेगी, उससे आगे चलेगी। जैसे होमर है तो वो भी एक पहाड़ी पे बैठ जाता था और वो उसने बांसुरी पकड़ी हुई थी और वो ऊपर पे बैठ के गाता रहता था, लोग सुनते रहते, लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। यानी स्टोरी ऐसे चलती थी कि एक ने आगे सुनाई, उसने आगे सुनाई, उसने आगे सुनाई, इस तरह मिथ की फॉर्म में स्टोरी मौजूद थी। आज मैंने ग्रीस के बारे में बड़ा डिटेल पढ़ा। तो ग्रीस के बारे में, ग्रीस जो है ना उसमें हज़ारों आइलैंड हैं, एक आइलैंड नहीं है, बहुत हज़ारों आइलैंड है उसके अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे आइलैंड, ठीक है। और उसमें आज भी उस वक्त के जो थिएटर हैं कुछ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कुछ अभी भी उसी तरह वो पत्थर मार्बल की कहते हैं कि दुनिया का 7% जो है ना, पूरी दुनिया का जो मार्बल है वो ग्रीस पैदा करता है। तो ग्रीस के अंदर मार्बल उस वक्त ही बहुत था, पत्थर उस वक्त ही बहुत, उनको तराश तराश के बनाते थे। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो उसका फादर जो था ना वो पत्थर तराशता था, पत्थर तराश के वो बनाता था, संग तराश था उसका फादर। तो उससे पूछता था कि सुकरात ने पूछा कि अपने वालिद से कि आप इतना अच्छा कैसे स्टैच्यू बना लेते हैं, इतना अच्छा स्कल्पचर कैसे डिज़ाइन करते हैं। वो कहता है देखो बेटा कि जो चीज़ मैंने डिज़ाइन करनी है ना, मिसाल के तौर पर मैंने शेर डिज़ाइन करना है, मैंने शेर का बनाना है मुजस्मा, मैंने शेर को जो है तराशना है पत्थर से। तो कहता है मैं ये सोच के हथौड़ी को चलाता हूँ कि ये शेर इसके अंदर है और मैंने इसको बाहर निकालना है। तो ये जो सारे मुजस्मे, स्कल्पचर और ये पेंटिंग और ये सारा ये उन्होंने ईजाद किया है, और ये यूनानियों ने। तो ईथन ग्रीस के अंदर आज भी आपको वो 7% मार्बल प्रोड्यूस करता है। तो वो मिथ जो है उनसे चली आती हैं। तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा मिथ थी। अब मॉडर्न दौर है तो अब भी लोग कन्फ्यूजन और क्योस का शिकार हैं कि इतनी ज़्यादा थीरीज आ गई हैं कि पता नहीं चलता कौन सी अच्छी है। लें जी, आप स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ें, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को पढ़ें, मॉडर्निज्म को पढ़ें, पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ें, मार्क्सिज्म को पढ़ें। आप जोन सी स्टोरी पढ़ेंगी वो आपको ऐसे लगेगा कि वो ठीक है, जोन सी आप थ्योरी पढ़ेंगी वो आपको ठीक लगेगी। तो आप इंफॉर्मेशन का फ्लड है, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो उनको फिर ज़रूरत पड़ गई कि कन्फ्यूजन इतनी होगी, तो फिर पोइट्स जो हैं, मॉडर्न राइटर्स जो हैं, उन्होंने फिर मिथ बनानी शुरू कर दी। अब वो जो मॉडर्न पुरानी मिथ है उनके साथ जो न्यू मिथ है उसको क्रिएट करके, उसको रिलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं आप। तो जैसे पुरानी मिथ हैं उनको वो लेता है और उनको उसके साथ रिलेट करके अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, सीमस हीनी भी। और उसके बाद ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, कि कुछ वो फैक्ट डालता है। ये आप उसकी पोइट्री के अंदर देखेंगे। अगर वो पूछे हमसे कि वो कैसा पोइट है, तो फिर आपने पहले बताना है कि वो जनरलाइजेशन यूज़ करता है, वो यूनिवर्सलाइजेशन यूज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सुपरनेचुरलिज्म का टच दे देता है उसको, उसमें खौफ, फियर का एलिमेंट डालता है, एनेक्डोट डालता है, एनेक्डोट मीन स्टोरीज डालता है उसके अंदर, एफुल क्रिएट करता है, एक्सट्रीम फियर फ्राइट उसके अंदर डाल देता है, मिस्टीरियसनेस उसके अंदर डालता है अपनी पोइट्री के अंदर, मिथ मेकिंग टेक्निक उसको आती है, वो एक मिथो पोइट भी जाना जाता है। तो ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, कि वो फैक्ट और फिक्शन को दोनों को क्या करता है, ब्लेंड कर देता है, इकट्ठा कर देता है। कि थोड़ा सा उसने कोई फिक्शन डाल दिया साथ, कुछ स्टोरी अपनी डाल दी कि देखने वाला ये कहे कि ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर टॉलरेंट मैन को आप गौर से देखें तो वो तो स्टोरी तो उसने एक बुक से ली, लेकिन उस स्टोरी को उसने फिर कहाँ पे रिलेट कर दिया कि वो लोग, टॉलरेंट मैन ये सोचता है कि उसकी सेक्रीफिकेशन से क्या होगा, अल्टीमेटली जो गॉडेस है, जो फर्टिलाइजेशन की गॉडेस है, वो हैप्पी हो जाएगी और वो ज़्यादा गल्ला उगाएगी, ज़्यादा फर्टिलाइज्ड लैंड क्रिएट करेगी। तो इसलिए वो अपनी सेक्रीफिकेशन को, अपने जो उसने सेक्रीफाई किया है उस कंट्री, उस लोगों के लिए, वो बड़ी जायज़ है। तो कहता है जैसे वो
अपने आप को सेक्रीफाई कर रहे थे लोग। बहुत सारी बॉडीज़, डेड बॉडीज़ मिली थी, बहुत सारी वहाँ से बॉडीज़ डिस्कवर हुई थी बॉगलैंड से। तो इसी तरह डेनमार्क के अंदर इसी तरह कहता है हमारे जो आयरलैंड के लोग हैं वो भी तो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, ताकि आने वाला जो दौर है, आने वाले जो आयरलैंड के लोग हैं वो खुशहाल हो जाएं, वो आज़ाद हो जाएं, उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिल जाए, उनको एक फ्री लैंड मिल जाए। तो वो देखें उस स्टोरी को उसके साथ रिलेट करता है, ब्लेंड कर देता है। कुछ फैक्ट लिया उसने, उठाया हिस्ट्री से उठाया, और उसके साथ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको साथ उसने रिलेट कर दिया। इसे कहते हैं फैक्ट एंड फिक्शन करता है ब्लेंड। रियल और आइडियल, कोई चीज़ रियल होती है, कुछ आइडियलिज्म से ले लेता है, और उसके बाद सेंशुअस और एस्थेटिसिज्म कि उनको इस तरह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके माइंड में एक उसकी मॉडल लैंड भी है, उसका जो विलेज है वो भी है, उसकी ज़मीन है, उसके लोग हैं, उसकी सेटिंग है, उसकी ग्रीनरी है, उसकी मिनटू से उसके जो एनिमल्स हैं, उनकी बर्ड्स हैं, उनकी जो ग्रीनरी है, उनकी सेटिंग है, वो सारी उसके पास है। तो सेंशुअसनेस और एस्थेटिसिज्म का एलिमेंट जो है, लव फॉर ब्यूटी जो होता है, उसे कहते हैं हुस्न जमाल या एस्थेटिसिज्म। तो वो भी उसकी पोइट्री के अंदर पाया जाता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री होती है, जैसे कि टेड ह्यूज की पोइट्री, ऐसा हमें फील होता है। रोल ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये सारे पॉइंट आप चाहें तो साथ साथ लिखती जाएं। रोल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रेमिनिशंस और रोल ऑफ नॉस्टैल्जिया जो है, ये मैंने आपको नॉस्टैल्जिया ये समझाना है। ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये ज़रा पॉइंट लिखने, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये कि चलो मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें एक पॉइंट है। अच्छा जी, ये रेमिनिशंस क्या होता है? रेमिनिशंस का मतलब होता है रिमेनिंग इन द पास्ट। रेमिनिशंस का मतलब होता है कि एक इवेंट जो है आप उसको याद करें तो वो आपको दूसरी स्टोरी सुना दे। मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सीडेंट देखा तो आपको अपना कहीं एक्सीडेंट हुआ वो याद आ गया। आपने कोई डेड बॉडी देखी तो आपको अपना कोई याद आ गया, उसे कहते हैं रेमिनिशंस। लिख लें, रेमिनिशंस मीन वन स्टोरी दैट रिमाइंड्स यू अनदर स्टोरी, कि एक एक्सपीरियंस आपको किसी और के साथ रिलेट कर दे। आपने देखा कि चूंकि हमने पूरा सीमस हीनी पढ़ा है तो हमें सीमस हीनी को समझना आसान है। ये मैं इसीलिए आपको यहाँ पे लाया हूँ कि हमने उसको पढ़ लिया है, अब हमें पता है वो ऐसे करता है कि हमें एक इंसिडेंट बताता है, उससे हमें मज़ीद याद आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी और की बात कर देता है और साथ अपने कंट्री को रिलेट कर देता है कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। मैंने जैसे मिसालें दी कि वो किसी टैंक को कह देगा मॉन्स्टर, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट आ गया, और फार्मर को कह दिया सोवर ऑफ सीड, सुपर नेचुरल। ये भी उसने एक उसके मीनिंग को चेंज करने की कोशिश की, सिंबलिज्म इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। रेमिनिशंस का मतलब लिख लें, वन स्टोरी दैट रिमाइंड्स यू अनदर स्टोरी, वन एक्सपीरियंस दैट टेल्स यू अनदर एक्सपीरियंस। तो ये है रेमिनिशन। ये इसका मतलब होता है रिकोलेक्टिव। नॉस्टैल्जिक भी इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग टू माइंड, किसी चीज़ को अपने माइंड में लाना, किसी को देख कर। रिमेनिंग इन द पास्ट भी इसका मतलब है। यू सी एक्सीडेंट एंड इट रिमाइंड यू अनदर एक्सीडेंट। और ये आपको कौन याद कराता है? सीमस हीनी अपनी पोइट्री के अंदर। यू सी फाइटिंग इट रिमाइंड्स यू अनदर फाइटिंग, यू सी वार यू इट टेल्स यू अनदर वार। आपको एक वार दिखा देगा 1939 की वार आपको दिखा के साथ वो एक्सप्लेन कर देगा मेरे कंट्री में भी ऐसे हुआ। ऐसे ही अमेरिकन सोल्जर आए थे और उन्होंने हर तरफ घेरा डाल लिया था और तैयारी कर रहे थे, और इसी तरह कहता है हमारे कंट्री में भी ऐसे हो रहा है। देखिए वो कैसी पोइट्री करता है कि उसको वो हैकलर और एक पॉलिटिशियन से रिलेटेड और एक पॉलिटिकल वॉइस नहीं बनने दे रहा उसको। इस तरह वो एज अ पोइट का काम भी उसका रहे, और साथ साथ उसके डाउन ट्रोडन लोगों की, उनके सप्रेस्ड लोगों की, उनके जो ऊपर स्टेट टेररिज्म हो रहा है वो उसको भी शो करना चाह रहा है। अच्छा जी, टी.एस. इलियट, टेड ह्यूज, यूजीन ओनील, W.B. यीट्स, सीमस हीनी, ये सारे पोएट ऐसे हैं जो मिथ मेकिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि मिथ क्या होती है। पुराने वक्तों में ये होता था कि उनके लेजेंड्स, उनके ग्रेट, उनके हीरो एंड हीरोइंस जो होती थी, उनके करैक्टर को, उनके लेजेंडरी स्टोरी को महफूज करने के लिए उन्होंने मिथ क्रिएट की हुई थी।
ट्रैवल करते थे, एक दूसरे को स्टोरी बताते जाते थे, लोग सेव करते जाते थे, यानी अपनी मेमोरी में सेव कर लेते। इडिपस रेक्स जो है ये भी एक इस किस्म की मिथ ही है। ठीक है जी। अब मजीद आगे आ जाएं इसको समझने के लिए। चौसर, जेफरी चौसर की जो सारी स्टोरीज हैं वो भी ऐसे लगती हैं कि जैसे मिथ ही हैं, ट्रैवल करते जा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। आपने ब्योवल्फ का नाम सुना होगा, एंग्लो सैक्सन दौर की एक एपिक है ब्योवल्फ। तो ब्योवल्फ जो है वो भी एक मिथ है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, एक ड्रैगन है, और उसके साथ जो है ये ब्योवल्फ जो है वो लड़ेगा, और उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो ब्योवल्फ जो है उसका मुकाबला करेगा और उसको अल्टीमेटली किल करेगा, मॉन्स्टर को, ड्रैगन को, और फिर वो अपने कंट्री को उससे निजात दिलाएगा, क्योंकि वो सोल्जर को खा जाता था जो उस वक्त का मॉन्स्टर था, ड्रैगन। ये और एंग्लो सैक्सन दौर की एक मिथ ही है, इसको एपिक कहते हैं, और ये भी एक मिथ ही है। ये आप अगर सुनना चाहती हैं तो इसका लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा, मैं सेंड कर दूंगा। वो एक स्टोरी है, वो लंबी पोएम है, और उसमें स्टोरी बताई गई है। पहले वो ड्रैगन के साथ लड़ता है उसका हीरो, फिर वो एक मॉन्स्टर के साथ लड़ता है, एक की बाजू तोड़ देता है, वो नीचे दरिया में चली जाती है उसकी मदर, फिर ड्रैगन की, और वो नीचे से निकाल के फिर उसकी बाजू तोड़ देता है, निकालता है। तो इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की उसमें स्टोरी है। तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि वो भी एक मिथ ही है। मिथ का मतलब होता है स्टोरी, और उनको महफूज किया गया एक दूसरे को सुना सुना के। ये पुराने दौर में यूज़ होती, तो आजकल भी फिर वो मॉडर्न पोइट जो है उन्हीं की तरह की स्टोरी बना बना के समझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पोइट्री समझाने की कोशिश कर रहा है। मजीद आप समझ लें, एक दास्तान, एक स्टोरी जो अपने किसी लेजेंड की स्टोरी को महफूज करने के लिए उनको, ताकि वो महफूज रहे, तो वो उस वक्त जो लोग थे एक दूसरे को सुनाते थे। आजकल भी उसने ऐसे किया कि उसने भी स्टोरी उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की। इसको मिथ ही कहते हैं जो हमने उसके पढ़ रहे हैं। ये अपने जैसे गॉड और गॉडसेस की स्टोरी है, जैसे उनके वेजिटेशन का गॉड है, या उनके वाइन का गॉड है, या उनका सन गॉड है, या उनके जो इंस्पिरेशन की गॉडेस है। तो जो उनकी सारी स्टोरी उनकी मिथ ही है, वो कौन सी रियलिटी है? उसमें से 10% अगर ठीक है कोई बात, तो 90% रॉन्ग है। तो एग्जैजरेशन करके उनकी बातों को महफूज किया, ताकि वो अपने आबाओ अजदाद की स्टोरी भी तो उन्होंने बतानी थी ना, कि भाई हमारे ये इतने अजीम लोग थे पुराने। तो ग्रीक्स की मोस्टली जो स्टोरीज़ हैं वो सारी मिथ बेस ही हैं। जैसे इडिपस रेक्स की मैंने मिसाल दी, वो भी एक मिथ ही है। वेस्ट लैंड के अंदर आप देखें कि उसने भी आप बताएं जी, मेरे दादा जो थे वो एक शेर के साथ लड़ पड़े। ठीक है, हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि कोई शेर के साथ लड़े, लेकिन वो शेर के साथ लड़ पड़े, अल्टीमेटली शेर की टांगें तोड़ दी उसने। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन आप मिथ में ये बात कर सकते हैं। वेस्ट लैंड के अंदर देखें, गौर से देखें, तो उसके अंदर टी.एस. एलियट कहता है कि वेस्ट ज़मीन जो है, मॉडर्न जो दौर है, इसने इस ज़मीन को बंजर बना दिया गुनाह कर कर। ठीक है जी। अब गुनाह इतने किए हैं कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल डिके हो चुकी है, बिल्कुल वेस्ट लैंड बन चुकी है ये सारी जो दुनिया है। तो हमें किसी कल्कि उतार की, हमें किसी इंस्पायर करने वाले की, किसी हीलर की, किसी कोई सूत करने वाले की, या किसी मैसेंजर की ज़रूरत है। वो आए मसीहा, और वो आके दोबारा जो है वो हमें रिकवर करे, इस लैंड को दोबारा बहाल करे, इसको अच्छा करे। तो ग्रेट मैन आएगा, वो ग्रेट मैन अल्टीमेटली वो अपनी सेक्रीफाइस करेगा जैसे क्राइस्ट ने किया था, तो फिर दोबारा ये रिकवर होगी। ठीक है, तो वो भी एक मिथ ही उसने क्रिएट करके समझाने की कोशिश की है। अब देखें, एक और चीज़ आपको समझा दूं, नॉस्टैल्जिया क्या होता है। मैंने पहले आपको रेमिनिशेंट बताया कि रेमिनिशेंट के स्पेलिंग लिख लें, REMINICENT, रेमिनिशेंट रिमेनिंग इन द पास्ट। एक एक्सपीरियंस दूसरा याद दिला दे, एक स्टोरी दूसरी याद दिला दे, एक स्टोरी बता के दूसरी याद दिलाने की कोशिश की जाए आपको, वो रेमिनिशेंट यूज़ कर रहा है। अब नॉस्टैल्जिया क्या है कि रिमेनिंग इन द पास्ट, कि हमेशा पास के अच्छे लम्हात को सोच सोच के खुश होते रहना।
इसका मानी लिख लें, नॉस्टैल्जिया फॉर, मिसाल के तौर पर आप अपना नॉस्टैल्जिया यूज़ कर सकती हैं कि आप जिस एरिया में रहती थी, नॉस्टैल्जिया फॉर द विलेज, नॉस्टैल्जिया फॉर स्कूल डे, नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया फॉर गुड डे, नॉस्टैल्जिया फॉर कॉलेज डे, नॉस्टैल्जिया फॉर यूनिवर्सिटी डे। आप उनके पोइट भी अब जैसे वर्ड्सवर्थ है तो वो हमेशा नॉस्टैल्जिया में रहता था और वो अपनी पोइट्री जो चीज़ें वो याद एक दफ़ा देख लेता, उसको अपना बना लेता मेमोरी का हिस्सा, और फिर उसके बाद कहता है कि ये जो है जब मेरा पेंसिव मूड होता है मैं इनको याद कर लेता हूँ, खुश हो जाता हूँ, वो नॉस्टैल्जिया है। ठीक है, तो ये भी पोइट जो है अपने जो उसकी मॉडल वर्ड है, प्री मॉडल वर्ड उसके माइंड में, उसके लोग हैं, उसके विलेज के लोग हैं, वो जो इन्जॉय करता रहा है पोइट, जिस इलाके में रहा है, आयरलैंड के लोग हैं, उसकी ग्रीनरी है, तो उसके माइंड में है, वो उनको बार बार डिस्कस करता रहता है, सेंशुअस एलिमेंट भी क्रिएट करता है, एस्थेटिसिज्म भी साथ क्रिएट करता है, साथ वो मिथोलॉजिकल टेक्निक्स जो है उसके पास वो भी यूज़ कर लेता है, उसके साथ वो नॉस्टैल्जिया भी यूज़ कर लेता है, पास्ट के अच्छे इवेंट्स को साथ यूज़ करके उनको रिलेट कर करके समझाता है बातें। अच्छा जी, और इसमें कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, सुन लीजिए। जर्नलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करेगा। ठीक है जी, वो क्या करना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि उसकी पोइट्री जो है वो एक जर्नलाइजेशन की शक्ल में हो, और वो कोई वाजे ना किसी को कहे कि बरतानिया जुल्म कर रहा है। वो कहेगा फोर ब्रदर को मारा गया, वो कहेगा सिस्टर को मारा गया किसी की, वो कहेगा नेशन जो है वो सब्जुगेटेड है, वो कहेगा फादर को मारा गया। तो ये सारे जर्नल नाम होते हैं। ठीक है जी, यूनिवर्सलाइजेशन में हमने पढ़ा कि जैसे मैंने बात की, जैसे चौसर ने, हमने चौसर को पढ़ा है, तो चौसर क्या करता है कि एक पार्सन है, एक चौसर है, एक टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्जी मैन है, तो ये सारे नन है, कोई मौलवी है, तो ये सारे जो हैं क्या एक आम करैक्टर हैं। उसमें उस वक़्त क्या हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, सफरिंग, लोग सफरिंग कर रहे थे, लोग देवर सफरिंग अंडर द क्रूअल हैंड्स ऑफ एम्पीरियलिस्ट। कौन थे एम्पीरियलिस्ट? बरतानिया के लोग थे। उसने वाजे बरतानिया का नाम नहीं लिया, जनरल बना दिया उसको। ठीक है जी, एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त हो रही थी, आज भी हो रही है, या आने वाले पहले भी होती रही है। सफरिंग उस वक्त भी, आज भी, और होती रहेगी। कश्मीर में आज भी वैसे हो रहा है। लोग, पीपल आर लॉक डाउन, लोग जो हैं वो दे आर लॉक्ड इन देयर हाउसेस। आज भी वो सब्जुगेशन है, आज भी सफरिंग हो रही है। तो ये भी कह सकता है कि पीपल आर डाइंग ड्यू टू सब्जुगेशन एंड दे आर बीइंग सप्रेस्ड। लो व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, वो भी एक जनरल बात कर देता है, उसमें भी वो पॉलिटिकल नहीं होने देता उसको। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट उस वक्त भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और होता रहेगा। मेकिंग स्लेव मेकिंग का कंसेप्ट उस वक्त भी था, आज भी हो रहा है, आज भी लोग ऐसे ही लोगों को खरीद रहे हैं। वार 1914 और 1918 की फर्स्ट वर्ल्ड वार भी उसने सुनी है, दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसने देखी है पोएट ने। तो पोएट जो है बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वार के एक्सपीरियंस दे के, कुछ अमेरिकन सोल्जर का नाम लेके, वाजे नहीं कहता बरतानिया के सोल्जर खड़े हैं, वो कोई और देकर, ये देखें वही चीज़ें जो पोएट यूज़ करता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसको हूबहू वैसे डिफाइन कर देना है। सुपर नेचुरलिज्म, तो सुपर नेचुरलिज्म का कंसेप्ट मॉन्स्टर की शक्ल में, ठीक है, और उसके बाद सोवर ऑफ सीड, मॉन्स्टर्स, स्फिंक्स, और इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो सारे, टैंक को स्फिंक्स कह देगा, ठीक है, उनको मॉन्स्टर कह देगा, तो इस तरह उनको एक्सप्लेन कर देगा। इन्वेडर को उसने कह दिया चैरिटियर्स, और उसके अलावा सोल्जर को मॉन्स्टर भी कह सकता है। एनेक्डोट्स शामिल करता है कि स्टोरी रिलेट कर देता है। बॉगमैन की स्टोरी, बॉगमैन ये आयरलैंड प्लस टॉलैंड मैन, आयरलैंड और टॉलैंड मैन का कंसेप्ट उसने साथ साथ दिया है। फैक्ट और जो उसके अलावा फिक्शन जो है वो साथ साथ उसने बनाने की कोशिश की है। ये दोबारा फिर लिख लें, अगर नहीं लिखा पहले लिखें जर्नलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, दूसरा लिख लें सुपर नेचुरलिज्म, तीसरा लिख लें एनेक्डोट्स का इस्तेमाल, चौथा आगे लिख लें आफुलनेस, मिथ मेकिंग टेक्निक्स पोएट के पास है, और उसके बाद रेमिनिशेंट्स एंड नॉस्टैल्जिया, ये इस्तेमाल करके पोएट आपको एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। सेंशुअसनेस और एस्थेटिसिज्म जो उसके विल्ज का प्री मॉडल वर्ड है पोएट के माइंड में, वो चीज़ें यूज़ करता है। अब ऐसा करें, कम टू पेज नंबर 237।